Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FM, SM, and Audit nationwide. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. कंटिन्यूइंग विद वंडरफुल सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट के हर संभावित केस स्टडी एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस. ओके, इसके अंदर अब लास्ट चैप्टर का बारी आ चुका है, चैप्टर नंबर 5. सब चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सीरीज बहुत ज्यादा, एज मच एज आई हैव डन पुटिंग इट अप फॉरवर्ड फॉर यू. चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आ जाइए. ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आज बात करेंगे, बट चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए. लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और इस वीडियो की रीच भी बढ़ेगी ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके. ठीक है, लेट अस स्टार्ट राइट अवे. ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का पहला सवाल, ऑडिटर इज वेरीफाइंग. इसका पीडीएफ किधर मिलेगा सर? देखो, एक पिंड कमेंट होगा, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा जो आपको ज्वाइन करना है अपडेट्स के लिए, और साथ साथ उसी के अंदर लिंक भी होगा इसका. ठीक है, तो बी रेस्ट एश्योर्ड. ऑडिटर इज वेरीफाइंग, क्या लिखा है? परचेजेस टू एंश्योर जेन्यून परचेज है. बोलो परचेज जेन्यून है, उसके लिए क्या चेक करते हैं? अकरेंस. कॉन्सिक्वेंटली ही ऑल्सो हैज टू वेरीफाई नो फेक ट्रेड पेएबल्स आर देयर. मतलब क्रेडिटर भी सच्चा है, झूठा नहीं है. ठीक है भाई. Which assertions are there regarding purchase and trade payable? बोलो परचेस सच्ची मुच्ची हुआ है कि नहीं, उसके लिए मैं क्या चेक करता हूं? अकरेंस. और ट्रेड पेएबल फेक तो नहीं है, फेक तो ट्रेड पेएबल नहीं है. बोलो उसके लिए क्या है? एग्जिस्टेंस. डू ट्रेड पेएबल एग्जिस्ट? ओके, कंफर्मेशन से समझ में आएगा, बट वो नहीं पूछा. ये सही है. परचेस के लिए अकरेंस, और ट्रेड पेएबल एक्चुअली है, उसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंस. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज रिगार्ड टू डिस्क्लोजर ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. गुड्स इन ट्रांजिट किसका होता है? तीनों का, RM, WIP, FG का. नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. रॉन्ग. डिस्क्लोजर ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अंडर हेड ऑफ इन्वेंटरी इज रिक्वायर्ड. हाँ सही है. डिस्क्लोजर ऑफ गुड इन ट्रांजिट अंडर सब हेड ऑफ इन्वेंटरी. हाँ, हर सब हेड का भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई रॉ मटेरियल इतना है, WIP में गुड्स इन ट्रांजिट इतना है, FG इतना है. ये ज्यादा सही है. स्वेट इक्विटी शेयर किसको इश्यू होता है? डायरेक्टर और एम्प्लॉय को डिस्काउंट के अंदर. आर इश्यूड एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. किसको? डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय. विच इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ PPE, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, या देसी भाषा में FA, फिक्स्ड असेट. इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है, फ्रेट कॉस्ट भी आता है, इनोग्रल कॉस्ट, असेट को इनोग्रेट करने का खर्चा नहीं आता. बिकॉज कौन सा खर्चा आता है? ऑल आइटम्स विच आर रेडी फॉर यूज एंड नॉट पुट टू यूज. बराबर. तो इनोग्रल कॉस्ट, इनोग्रल का मतलब इनोग्रेशन किया, आपने सबको खाना खिलाया, काजू कतरी खिलाता हूं आ जाइए, तो वो काजू कतरी का खर्चा PNL में जाएगा, PPE में ऐड मत करना. आगे. विच इज नॉट अ क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस विद बैंक आता है, कैश आता है, चेक आता है. बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक अलग नहीं आता. शेड्यूल्ड बैंक को कि नॉर्मल बैलेंस विद बैंक ही आता है, तो ये नहीं आएगा. क्लियर है? बैलेंस विद बैंक में शेड्यूल्ड बैंक आ जाता है, वो अलग हेड नहीं होता. Which assertion is common for profit and loss and balance sheet? दोनों को अप्लाई करे वो कौन सा assertion है? एग्जिस्टेंस. तो बोलो एग्जिस्टेंस किसके लिए होता है? बैलेंस शीट. वैल्यूएशन किसके लिए होता है? बैलेंस शीट. मेजरमेंट किसके लिए होता है? PNL. कंप्लीटनेस दोनों के लिए होगा, बैलेंस शीट एज वेल एज PNL. आगे. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर देयर ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. बराबर. डायरेक्ट कंफर्मेशन आया डेटर का, तो बोलो उससे किस पे कंफर्ट आएगा? अगर डेटर डायरेक्टली कंफर्म करे तो डेटर एग्जिस्ट करता है. अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं वो नहीं लिखा, तो एग्जिस्टेंस पे कंफर्ट आया. ऑब्टेनिंग ट्रेड रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट. एजिंग समझ में आता है आपको? 0 to 30 दिन किसके पैसे बाकी है, 30 से 60 किसके बाकी है, 60 to 90 किसके बाकी है, 90 to 180 किसके बाकी है, 180 to 365. इससे क्या समझ में आएगा? मैं प्रोविजन करूंगा, बहुत टाइम से पैसा नहीं आया तो प्रोविजन. तो वैल्यूएशन पे कंफर्ट आता है.
Obtaining aging report and identification of doubtful debt will address which assertion? Valuation. ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंटिंग एंड पर्सनली काउंटिंग इन्वेंट्री. आप इन्वेंट्री काउंटिंग को देखो और थोड़ा बहुत आप भी गिनो, इससे किस में कंफर्ट आएगा बताइए? एग्जिस्टेंस पे, कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है. वेजिस पेड टू वर्कर पीएनएल में जाएगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर वुड क्वालिफाई एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, नहीं, कैपिटल भी हो सकता है अगर वो वेजिस मशीन को लाने के लिए लगी हो, बराबर, लाने के लिए लगी हो. तो सी ज्यादा सही लग रहा है, सी ज्यादा सही है. इन्होंने क्या दिया है? सी देना चाहिए. हाँ, सी है, सही है. मुझे लगा वो कौन सा वेजिस मान रहे हैं. अगर असेट को लाने के लिए लग रहा हो तो फिर कैपिटलाइज होगा. सही है, सही है, सही है. रब हो जा भाई, गलती हो गई हमसे. आगे बढ़ेंगे. During the audit of intangible, which expenditure is not capitalized? Accounting standard 26 आता है intangible asset. रिसर्च का खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा, डेवलपमेंट का ही होगा. लॉजिक क्या है? रिसर्च में पता नहीं एसेट बनेगी या नहीं. सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज परफॉर्म. कौन सी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है? ओके, ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ करंट लायबिलिटी. इससे किस में कंफर्ट आएगा? कंप्लीटनेस. एक भी लायबिलिटी छूट ना जाए. completeness. Cut off testing is done to address which assertion? कट ऑफ का मतलब क्या होता है? अप्रैल वाले सेल कहीं मार्च में तो नहीं ले लिए. ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल. बहुत बार जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है, अन एकेडमी, बाईजूस और कौन है, पीडब्ल्यू, इनको मिनिमम लेवल ऑफ सेल लाना पड़ता है. ठीक है, तो शायद ये लोग या और कोई भी लिस्टेड कंपनियां पकड़ लो, ये क्या करते हैं, बहुत बार सेल्स का टारगेट नहीं अचीव होगा तो फंडिंग नहीं मिलती, तो ये अप्रैल के सेल मार्च में ले लेते हैं. ओके, और बाद में रिवर्स कर देंगे, ऐसा कुछ. उसको कंप्लीटनेस बोलते हैं. कट ऑफ किसके लिए होता है? ऑल द ऑफ द अबाउ नहीं, टू चेक कंप्लीटनेस. में कट ऑफ क्यों करता हूं? कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल तो नहीं है. ठीक है. all inventory units held by the entity that should be recorded have been recorded. बराबर, जितने इन्वेंट्री मेरे पास है वो रिकॉर्ड किया है कि नहीं. कंप्लीटनेस अगेन, कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री है. विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देसी भाषा में विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा पूछ लिया होता. सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, ये तो रेवेन्यू है. रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू है. लीगल एंड प्रोफेशनल, रेवेन्यू है. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, ये कैपिटलाइज होगा, तो ये रेवेन्यू नहीं है. रिसर्च बोला होता तो पीएनएल होता. डेवलपमेंट कैपिटलाइज. शेड्यूल हमारा 3 है, बट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 2 में. याद रखना, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स शेड्यूल 2 में है. डैश आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू प्रोवाइड फॉर नोन लायबिलिटी. मतलब ये लायबिलिटी कंफर्म्ड है बट अमाउंट कैनॉट डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी. बराबर, अमाउंट एक्यूरेसी उसको प्रोविजन बोलेंगे. बराबर. डैश आर चार्जेस फॉर विच अमाउंट कैनॉट बी डिटरमाइंड, प्रोविजन. अगर आप प्रोविजन बोलेंगे, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता. नॉन लायबिलिटी, अगर ऐसा दिया होता, ओके, मे बी पॉसिबल, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी. 50% से कम चांस है लायबिलिटी का तो कंटिंजेंट. 50 से ज्यादा है बट अमाउंट नहीं मिल सकता, प्रोविजन, एग्जैक्ट अमाउंट, प्रोविजन. याद रखना. विच इज नॉट करेक्ट. एस 18 रिलेटेड पार्टी है. एस 10 पीपीई है, सही है. एस 28 इंपेयरमेंट है. 16 इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है. which is not treated as asset as per AS 26. कौन सी एसेट नहीं है? सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, ब्रांड नेम है, पेटेंट है. इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नेवर अ एसेट. याद रखना, इंटरनली जनरेटेड गुडविल एसेट नहीं. which is not a assertion about class of transaction. what is class of transaction? PNL. कौन सा PNL का असर्शन नहीं है? बैलेंस शीट का है, तो अकरेंस PNL का है. एक्यूरेसी पीएनएल का है. क्लासिफिकेशन पीएनएल का है. एग्जिस्टेंस, ओके, बैलेंस शीट का है. क्लासिफिकेशन दोनों का है,
बराबर। तो बट पीएनएल का भी है ना, एग्जिस्टेंस इज ओनली बैलेंस शीट। अगर एग्जिस्टेंस को आपको पीएनएल में चेक करना है तो अकरेंस बोलते हैं। वैल्यूएशन इज ओनली बैलेंस शीट। वैल्यूएशन को पीएनएल में बोलना है तो क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। विच इज नॉट अ असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। किसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से कोई वास्ता नहीं है, अकरेंस का तो है, बराबर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का तो और गहरा है, कंप्लीटनेस का तो है, क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासिफाई, यही तो प्रेजेंटेशन है। बट एग्जिस्टेंस का प्रेजेंटेशन से कोई वास्ता नहीं है। देखो कंप्लीटनेस का है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का भी है, क्लासिफिकेशन का तो गहरा रिश्ता है, क्लासिफाई बराबर हुआ प्रेजेंट हुआ, बट एग्जिस्टेंस का नहीं है। डैश इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट whose occurrence will be confirmed by occurrence of one or more event which are not within the control. Possible मतलब लीगल केस, ये फ्यूचर इवेंट कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि ये आएगा कि नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। नोन लायबिलिटी बोला है, कंफर्म है बट अमाउंट नहीं मिल सकता, तो प्रोविजन। आ जाते हैं केस स्टडी की ओर, ठीक है, ओके। Sun Steel is a company engaged in manufacture of variety of stainless steel household item, hot pot, pressure cooker, cutlery, खूब चीजें बनाता है, मतलब ये हॉट आइटम्स बनाता है, ठीक है। कंपनी की ऑफिस दिल्ली में है और एक प्लांट रायगढ़ में भी है, इन छत्तीसगढ़। कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपांड बाय सेटिंग 2 न्यू प्लांट्स इन रायपुर। दिल्ली में एक ऑफिस है, एक रायपुर है, रायपुर में 2 और डालनी है बिकॉज लेबर सस्ता है। For this purpose, company raised funds by making on public offer. Follow on public. Follow on का मतलब एक बार हुआ, एक बार से दिल नहीं बढ़ता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। तो ये दोबारा ऑफर कर रहे हैं। आर के महेश्वरी उनके स्टैट ऑडिटर्स है, बराबर। अरे लंबा केस है ये तो, अरे भाई आगे बढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। विथ रमन एज द पार्टनर एंड मधु एज सीनियर एसोसिएट, और 3 आर्टिकल है, अमन, चैतन्य, दीपेश, लंबी टीम है। कंपनी रेज शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़। शेयर्स आर इश्यूड विथ नॉमिनल वैल्यू 10 एंड प्रीमियम ऑफ 5, 15 रुपए में शेयर इश्यू किए। कंपनी हैज रिजर्व सरप्लस 2 करोड़ कंप्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटी, प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व, ठीक है। रमन डायरेक्टेड मधु टू वेरीफाई शेयर कैपिटल इन डिटेल, गिविंग स्पेशल कंसिडरेशन टू यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 चीजों के लिए यूज हो सकता है। रमन ने मधु को बोला बराबर चेक करना। मधु कौन है, सीनियर एसोसिएट, पता ही होगा उसको तो। आगे एक काम करते हैं, एक एक केस को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, तो इधर तक पहले को पढ़ते हैं। Which of the following is not correct in respect of shares issued at premium and security premium? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में गलत है, गलत है। When shares are issued for premium, whether cash for otherwise, a sum equal to amount of premium shall be transferred to security premium. जो प्रीमियम आया वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, which is false पूछा है, तो ये तो करेक्ट है। Security premium can be applied by issuing unissued equity shares as fully paid up bonus share, allowed है। Security premium से bonus share देना allowed है, ये भी सही है। Security premium can be applied by issuing, नहीं वो तो बोल दिया मैंने। Security premium cannot be applied by writing of expenses or discount allowed on, गलत, ये गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर कंडीशंस लिखी गई है, उसमें राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, ये सब अलाउड है। सिक्योरिटी प्रीमियम बाईबैक के लिए भी अलाउड है, तो ये वही लिखा कैन बी अप्लाइड फॉर बाईबैक, ये गलत है। कैन बी अप्लाइड है इसलिए गलत है, ठीक है। आगे मुझे लग रहा है मैं वो केस ना पढ़ूँ ना तो भी हो जाएगा, तो केस नहीं पढ़ रहा, जरूरत पड़ी तो पढ़ूंगा। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व, कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसका तो आपको पता है कैपिटल रिजर्व में जाता है। 100 से 50 हो गई एसेट, तो 50 किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन कैपिटल। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, वो कैपिटल रिजर्व नहीं है। स्टेटमेंट 1, कंफर्मेशन एज वेल एज अनडिलीवर्ड लेटर। जो कंफर्मेशन है, अनडिलीवर्ड लेटर है, वो किसको जाएगा, ऑडिटर को, क्लाइंट को नहीं।
पढ़ू क्या एक और बार? कंफर्मेशन एज वेल एज अनडिलीवर्ड लेटर शुड बी गिवन टू ऑडिटर, कंफर्मेशन एज वेल एज शुड बी गिवन टू ऑडिटर एंड नॉट टू द क्लाइंट। सही है ये तो। मतलब जो कंफर्मेशन का जवाब आया या कंफर्मेशन में जवाब नहीं आया वो ऑडिटर को जाना चाहिए। हाँ, नया स्टैंडर्ड यही बोलता है 505, व्हेन नो रिप्लाई इज रिसीव्ड ऑडिटर शुड डू ऑल्टरनेट प्रोसीजर। दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। जो कंफर्मेशन का जवाब आया या जो कंफर्मेशन का जवाब नहीं आया वो ऑडिटर को जाना चाहिए। सही है। जवाब नहीं आया तो मैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर करूंगा। दोनों सही है। Chaitanya performed analytical procedure to obtain evidence with respect to overall reasonableness of purchase quantity and price of raw material। मतलब जो माल यूज हो रहा है वो रीजनेबल है, ज्यादा कम तो नहीं है। मतलब मुझे 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाना है तो 2 यूनिट ए के लगे, बी के 3 यूनिट लगे, सी के 4 यूनिट लगे, इतने ही पिछले साल भी लगे थे और उसका प्राइस बराबर है, उसको स्टॉक कंपोजिशन बोलते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ एफजी? स्टॉक कंपोजिशन। टिक मार दो। कोई डाउट? नोप। नोप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3? क्या सही नहीं है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 के मुताबिक? मतलब सब सही है, एक गलत है। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज टू बी शोन अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब क्या लिखा है? पहला करंट मैच्योरिटी। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1000 की है बट इस साल मुझे 30 रुपए देने हैं 1000 से, तो वो करंट में आता है, आपको पता होगा। करंट मैच्योरिटी मतलब इस साल जो देना है ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 1000 में से 300 इस साल देना है, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं करंट में आएगा। पहला ही गलत है। नहीं समझ में आया तो आखिरी बार। टोटल 1000 है, उसमें से 700 एक साल बाद देना है और 300 इस साल, तो 300 करंट में आएगा। हाँ बराबर, वो लिखा है करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म, गलत है ये। बाकी सब तो सही होगा, पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस ऑब्लिगेशन लॉन्ग टर्म में आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इज शोन अंडर अदर करंट, सही है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू इज शोन अंडर, ठीक है, सही है। आगे बढ़े। यस सर। अब इसके अंदर क्या दिया है? मैं डायरेक्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं केस स्टडी का। मैनेजमेंट ऑफ यूवी has adopted several policies and principle with relating to expenses which Mr. H auditor of UV was unable to understand। हम यूवी का ऑडिट कर रहे हैं और मिस्टर एच हरीश, हमारा हरीश बराबर, हरीश वॉज अनएबल टू चेक दीज मेनी आइटम्स। तो अब हरीश भैया आ जाओ, मैं फिल्म तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। चलो अब हरीश ने 5 आइटम चेक की और 5 MCQ। पहला पढ़ते हैं। Power and fuel for April and May have been included and shown in power and fuel from 1st April 2018 to year ending 2019। अरे ये तो अगले साल का है। अप्रैल और मई जो अगले साल का है, मिस्टर हरीश ने पिछले साल ले लिया। अप्रैल में 2019 कब आना चाहिए? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। एक और बार, अप्रैल और मई का खर्चा कब आएगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। इसने इसमें ले लिया, ये तो गलत है। बराबर। पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मतलब पेड, पढ़ते हैं क्या लिखा है? एज पर पॉइंट 1 द पावर एंड फ्यूल पेड for the month of April must be shown in the asset side of balance sheet of 31st March 2019 as prepaid। अगर आपने ये 31 मार्च को पे किया अगले महीने का तो प्रीपेड आएगा। आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड आएगा। बी सही है, समझ में आया? अगर मैं मार्च में लाइट बिल देता हूं 2 महीने का तो प्रीपेड लाइट बिल आएगा, सही है। दूसरा, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ वन ऑफ द सन ऑफ मिस्टर टी ऑफ यूवी इज शोन एज रेंट एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। गजब हो गया। हमारा एक बेटा है डायरेक्टर का, वो डायरेक्टर के बेटे की साड़ी की दुकान है, उसका रेंट मैंने दिया और मेरी कंपनी को डेबिट किया। ए ढोकले, ये तो आपकी कंपनी से मैं थोड़ी इंक्लूड होगा, ये तो आपके बेटे की साड़ी की दुकान है तो उसमें होना चाहिए। वही लिखा है, पर्सनल रेंट एक्सपेंस ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मिस्टर टी ऑफ यूवी, उसके सन का पर्सनल रेंट एक्सपेंस इज शोन एज रेंट एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। एब्सोल्युटली हॉरिबल।
As per point 2 mentioned, personal rent expense of one of the director, Mr. T, was added to rent of business of UV. The amount of personal rent must be subtracted from the rent of UV. सही है पहला ही. ऐड करना, हम पागल है क्या? अगेन ऐड, अरे क्या है? सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस, क्यों क्यों? ये सही है. थर्ड पॉइंट पे आइए. रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च आर स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड नॉट शोन इन बैलेंस शीट. तो दिखाओ ना भाई आउटस्टैंडिंग रिपेयर मेंटेनेंस. नहीं दिया तो किसकी राह देख रहे हैं? पेएबल. बिना क्वेश्चन पढ़े बोल रहा हूं तो भी पढ़ लेते हैं. एज पर 3 रिपेयर एंड मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग मस्ट बी शोन अंडर लायबिलिटी साइड. कैसे दिखाएंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेएबल. चौथे पॉइंट पे आ जाइए. रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 वर वेरी हाई एज कंपेयर टू 1 अप्रैल 2017. 2017-18 में रिपेयर कम था, 18-19 में बढ़ गया. तो मिस्टर एच ने अथॉरिटी को पूछा, इतना डिफरेंस नहीं चलेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर है ये. पूछा क्या है देखते हैं. एज पर द पॉइंट 4, the auditor Mr. H asked authority for huge difference in repair and maintenance. By authority here he is referring to, किसकी बात कर रहे हैं? All employee of UV. मैनेजमेंट की बात हो रही है भाई. मैनेजमेंट सही है. अथॉरिटी का मतलब मैनेजमेंट, तो भी पढ़ लेते हैं, वही है क्या? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगा? मैनेजमेंट लिखा है देखो ऊपर. तो कभी कभी ऊपर केस स्टडी रिलेवेंट होता है. एक डायरेक्टर दिया होता तो वो होता, बट ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ यूवी को पूछेंगे. लास्ट, वाइल वेरीफाइंग इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज नॉट शोन टू एच. हरीश को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दिखाई. द अबाउ 5 पॉइंट आर सम ऑफ द इश्यू. इंश्योरेंस पॉलिसी तो मेरे ही नाम पे है क्या? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखते हैं. एक्चुअली इतना हार्ड है ही नहीं, मुझे ज्यादा आ रहा है. As per point 5, in verifying insurance policy would provide Mr. H. अगर इंश्योरेंस पॉलिसी हमें दिखा दी होती तो हमें क्या मिलता? इनवैलिड सपोर्टिंग, पागल है क्या? नो सपोर्टिंग, डबल पागल है क्या? लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्टिंग, एड़ा है क्या? वैलिड सपोर्टिंग, ये सही है. इट्स अ वैलिड सपोर्टिंग. क्लियर है? ठीक है. ये भी बिना ही कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी बिना केस स्टडी पढ़े ही करते हैं. चलो पहला, ये तो डैश इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी. फिक्स्ड होता तो प्रोविजन होता. that arise from past event whose existence is confirmed by occurrence of one or more future uncertain event not in my control. Possible, अगर present obligation होता तो provision होता. Possible, CL, contingent liability. Which of the following is not correct with respect to inventory held by Octopus? अब ये पढ़ना पड़ेगा, गलत टिक ना मार दे. Mr. TPR is appointed the auditor of Octopus. There is significant change in debtor. Company has made provision, ये भी छोड़ो. During the year, auditor attended physical verification of inventory done by management. The auditor, there is no, कुछ दिया ही नहीं है. बोलो, फालतू में पढ़ा. Which is not correct with respect to inventory held by Octopus. All inventory held by Octopus should have been recorded and recognized. ये तो सही है. Any inventory held by third party should not be included. Absolutely गलत है ये. बी रॉन्ग है. देखो थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री भी मैं तो इंक्लूड करूंगा ना. आजकल जॉब वर्क होता है, मैं जॉकी वाला हूं, चड्डी बनियान बराबर, मैं दूसरे से बनवाता हूं, तो दूसरे से बनवाया तो वो भी स्टॉक तो मेरा ही है ना. ए नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है. ऑल इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शुड नॉट बी इंक्लूडेड. गलत, शुड बी इंक्लूडेड भी गलत है. अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं केस स्टडी. If management of Octopus refuses to allow auditor to send request, refuse करे तो क्या करेंगे हम? Number 1, evaluate the reasonableness, okay, and see what will be the audit evidence and do alternate procedure. Withdraw from engagement, wrong. Not listen, wrong. Consider the reason for refusal and assess the validity and reasonableness and decide nature, timing, extent of other procedure. ये सही है बिना देखे. Agree to request, गलत. C, मतलब आप केस स्टडी ना भी पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की बेबी. रिवीजन लेक्चर 2 बार, 3 बार, 4 बार
प्यार होता 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 कई बार है, वैसे रिवीजन लेक्चर देखो 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 बार बार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज फार एज लायबिलिटी आर कंसर्न? अरे क्या सही नहीं है, पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग ओनर फंड, विच इज नॉट ट्रू बोला है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। लायबिलिटी आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग ओनर्स फंड, बराबर। लायबिलिटी में ओनर्स फंड थोड़ी आता है, पहला ही गलत है। ओनर्स फंड तो इक्विटी है, बराबर। लायबिलिटी इंक्लूड बोरोइंग ट्रेड पेबल, सही है। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, सही है सही है। ये गलत है। लायबिलिटी आर फाइनेंशियल इंक्लूडिंग ओनर्स फंड, ओनर्स फंड लायबिलिटी नहीं है, क्लियर है। कंफर्मेशन एज वेल एज अनडिलीवर्ड लेटर शुड बी गिवन टू ऑडिटर एंड नॉट टू द क्लाइंट, सही है। When no reply is received, we will do alternate procedure, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले ही है, कोई केस स्टडी नहीं है जो आपको आते हैं। ओके, तो हम केस 4 भी पढ़ते हैं। इधर गलती से 2 बार प्रिंट हुआ है, तो आप इस केस 4 को इधर ना पढ़िएगा, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे, वापिस केस 4 आएगा, देखना वापिस आएगा, 1 2 3 4 आजा, ये रहा। इसमें भी हम गजब डेयरिंग करेंगे, हम केस को नहीं पढ़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जताने के लिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप 5000 केस स्टडी ना करके 5 करो तो भी मार्क्स आते ही हैं, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की। बिना पढ़े विच एक्सपेंस शुड नॉट बी चार्ज टू रेवेन्यू? प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्ज होगा, पावर एंड फ्यूल होगा, सैलरी एंड वेजेस होगा, मेजर रिपेयर दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द असेट, ये कैपिटलाइज होगा बेबी। XYZ should recognize Zenith as a intangible software. Zenith कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट कब होगा? इफ इट्स हेल्ड, डेफिनेशन में लिखा है हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई, एडमिन पर्पस और रेंटल टू अदर्स, बराबर। सब सब कंडीशन है, ये तीनों इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में AS 26। इन केस एनी इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज, कोई भी एसेट अगर एक्टिव यूज में नहीं है तो क्या करेंगे? उसको एसेट की लिस्ट से निकाल लेंगे और उसका अमोर्टाइजेशन अब नहीं होगा, बराबर। बाकी तो नेगेटिव में हो जाएगा। The deletion with respect to intangible asset is recorded in the book after approval by management, सही है। Amortization is ceased, ceased का मतलब stopped beyond the date of deletion। दोनों ए और बी, उसको डिलीट करेंगे सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट अप्रूवल एंड उसका अमोर्टाइजेशन स्टॉप करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के लिए AS 28 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटलाइज, रिसर्च फेज का एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होता, डेवलपमेंट होता है, बिकॉज रिसर्च में श्योर नहीं है क्या बनेगा। इसका बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, बट क्लास में लेना अलाउड नहीं है, बाकी आप मेरी बजाओगे, क्लियर है। मुझे याद आ गया, बहुत साल पहले मैं AS पढ़ाता था, तो इतना मस्त एग्जाम्पल याद आया कि आप छोड़ो, क्लियर है। ओके, तो इसी के साथ बहुत ही खुशी हो रही है। जब हमने ये चालू किया था तो हमें लग रहा था सितंबर के पहले कंप्लीट होगा, और आज हो गया, तो अंदर से एक एक्साइटमेंट होता है हमेशा, कि एक बच्चे की तरह कि आपको कैसे कुछ पढ़ लेते हो तो एक्साइटमेंट होता है। तो ये वंडरफुल सीरीज हमने आई थिंक 500-600 MCQ डिस्कस किए हैं, इन ऑल 600 MCQs हमने डिस्कस किए हैं, एंड व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन। इससे आपको अगर आप इस चैप्टर तक पहुंचे हो, ट्रिमेंडस के भी ऊपर अगर कोई कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपको डेफिनेटली मिला होगा। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 300 पेज पैम्फलेट लाइक अ पीस ऑफ केक। तो आई होप आपको इससे बहुत फायदा हुआ हो। बहुत 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 मेहनत करना, बिकॉज दुनिया में मेहनत का सब्सटीट्यूट ना बना है और ना बनेगा। कोई शॉर्टकट होती ही नहीं है। द बिगेस्ट शॉर्टकट इज वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड। इसीलिए कोई बहुत सही बोलते हैं, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। आप जितनी मेहनत करो ना, आपको लगता है मैं पास हो गया यार, कुछ किया ही नहीं, वो आपकी मेहनत है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे बस आग्रह करेंगे, खूब 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 मेहनत करें, सब लेक्चर देखें,
रिजल्ट तो आना ही है यार, भगवान चाहे आपको फेल करना तो भी नहीं कर सकता, बिकॉज मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। ओके, और अगर आपको जेन्युइनली हमारा हार्डवर्क पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को बताना कि रेगुलर फास्ट ट्रैक लेक्चर, कोई भी लेक्चर हो, ओके, हम बहुत मेहनत करेंगे और वो आपको मुझसे ज्यादा थैंक यू बोलेगा कि भाई सही इंसान का रेफरेंस दिया। ओके, मैं विश करता हूं, प्रे करता हूं कि आप हो सके उतना जल्दी क्लियर कर सको। ओके, तो साइनिंग ऑफ, एंडिंग दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ ऑल 11 चैप्टर्स। बहुत बहुत आभार। मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, इस वीडियो का रीच बढ़ता है और हमारा यह परिवार और आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बहुत बहुत आभार।